अनिका, तुम्हारी बहन ब्यूटी कहाँ गई? तो आज बहुत बड़ा 100 स्लाइड का पेपर है, इसलिए मैं शुरू कर देता हूँ बिना प्रतीक्षा के, क्योंकि मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन एक बहुत बड़ा। हेलो शुभ्रता, वेलकम इन योर फर्स्ट क्लास, मोस्ट वेलकम एंड आई होप यू विल बी कंटिन्यूड। जूही ब्यूटी सेल्फ स्टडी, हाँ वो भी अच्छी बात। मेरे पीछे कोई मुगल नेत्री है, इनका फोटो है, कौन है? नूरजहां तो नहीं लग रही, मुमताज महल भी नहीं लग रही। ये मुगल पेंटिंग है दोनों। हेलो पूजा, नहीं जहां नहीं है, जहां इस पोजीशन में कभी नहीं रही बेचारी। मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन कैसे हुआ? उत्तर मुगलों की वंशावली है। औरंगजेब ने, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर औरंगजेब की तरह जगह दारा शिकोह आ गया होता। हाँ नरगिस, कल 12 बजे तो भारत गुलाम ही नहीं हुआ होता, मैं ऐसा सोचता हूँ। ये जो अबुल मुजफ्फर मुइजुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर था ना, इसने इतनी गंद मचा दी कि भारत कोलैप्स कर गया। अब इसके 5 नालायक बेटों ने, मुअज्जम, आजम, अकबर द्वितीय, सुल्तान मोहम्मद, काम बख्श। अब ये तो इसके लाइफ टाइम में ही मर गए थे, अकबर द्वितीय और ये दूसरा। मुअज्जम गद्दी पे बैठा और इसके भी 5 नालायक, 4 नालायक बेटे हुए, जहांदार, अजीम शान, रफीउत कद्र, जहान शाह। इसमें जहांदार शाह गद्दी पे बैठता है, फिर आलमगीर, शाह आलम, अकबर द्वितीय, फर्रुख शेर, रफीउद्दौला, रफीउद्दजरात, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बीतर बख्श। ये सारी की सारी वंशावली। अंतिम में बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय का असली फोटो देख रहे हो तुम लोग? कैमरे वाला, पेंटिंग नहीं। सिर्फ एक मात्र मुगल बादशाह है जिसकी रियल फोटो अवेलेबल है, इसकी, इसकी वाइफ की और इसके बच्चों की। मैं दिखाता हूँ, ये है बहादुर शाह जफर। दिस द लास्ट मुगल। इनके साथ एक अंग्रेज है, रेजिडेंट हो गए। हेलो मल्लिका। और ये है इनकी बेगम जीनत महल की असली फोटो। दिस, हाँ उसी टाइम की पिक, सी जीनत महल। और ये हैं जीनत महल के दोनों बेटे, जिन्हें मार करके खूनी दरवाजे पे कश्मीरी गेट पे टांग दिया गया। बहादुर शाह जफर के दोनों बेटे। तो डिक्लाइन एज का पिक्चर है, तो सामान्य ही लगेंगे, असामान्य कैसे लग सकते हैं? मुगलों वाली ओज सारी छीन ली गई। तो इन्हीं के बारे में देखो, ये जब बहादुर शाह जफर की एक भी ये भी पिक्चर है, ये जब पूरे शाम शौकत से गद्दी पे बैठे थे। द लास्ट मुगल, विलियम डेल रिम्पल की एक किताब है, बड़ी बेहतरीन किताब उन्होंने लिखी है, द लास्ट मुगल, इनके बारे में। तो डिक्लाइन क्यों हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे, उसके बाद एक एक करके फिर बात करेंगे। सबसे उत्तरकालीन दुर्बल और अयोग्य शासक, इसकी तो भी हम बात करेंगे। विदेशी आक्रमण, खासकर 2 आक्रमण हुआ, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तार से, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह। विलियम डेल रिम्पल, हाँ वो पढ़ने लायक किताब, इतिहास के शौकीनों के लिए बेहतरीन किताब। राज दरबार की दलबंदियां, सरदारों का नैतिक पतन, मराठा शक्ति का उदय, सेना की दुर्बलता, धार्मिक और आर्थिक कारण, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव और यूरोपीय आगमन, ये सारे मल्टीपल फैक्टर एक साथ पतन के कारण बने। तो एक एक करके उत्तरकालीन मुगलों, अब औरंगजेब के बाद जितने मुगल आए उन्हें कहा जाता है उत्तरकालीन। औरंगजेब की मुगल पेंटर्स द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, रियल पेंटिंग है। औरंगजेब वाज लाइक दिस। हाँ, जिसको जो भी प्रश्न करना है वो रेज हैंड करके करेगा, रेज हैंड की फैसिलिटी इसीलिए दी गई थी। व्हाइट मुगल्स
भी शायद इन्हीं की है। तो औरंगजेब की डेथ के बाद इनके जीवित पुत्र थे मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, काम बख्श। ये तीनों लड़ने लगे। अकबर और मोहम्मद सुल्तान, ये दो और बेटे थे। औरंगजेब के टाइम में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो ये औरंगजेब के टाइम का भारत है। अब इसमें जो येलो रीजन है ना, ये अकबर के टाइम में मुगल टेरिटरी थी, लेकिन एडेड बाई 1707 औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा ये रेड रीजन को ऐड कर दिया गया। तो 21 प्रांत हैं टोटल मुगलों के। अफगानिस्तान में काबुल भी शामिल था। उत्तर भारत में कुल 14 प्रांत थे। दक्षिण भारत में औरंगाबाद, बरार, तेलंगाना, बीजापुर, हैदराबाद, खानदेश। छह थे दक्षिण भारत। याद तो मुझे भी नहीं रहता, मेरी धर्मपत्नी ने याद दिलाया है, लेकिन वो इसलिए रखा गया है कि दिस इज द पार्ट ऑफ बैच कोर्स ना, तो और भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन में 15 मिनट का गैप बीच में रखना जरूर। अब जो मुअज्जम था औरंगजेब का बेटा, वो है काबुल का सूबेदार। आजम है गुजरात का, और कामबख्श है बीजापुर का। जैसे औरंगजेब के टाइम में डिवीजन हुआ था, वैसे औरंगजेब के बेटे के टाइम में भी डिवीजन हुआ। हाँ जी अनमोल। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि सिंधु सभ्यता में मंदिर के अवशेष नहीं पाए जाते थे, पर हाँ। बुक में ऐसा लिखा है कि बनावली में एक भवन मिला है जिसका मंदिर होने का अनुमान लगाया जाता है, तो किसे माना जाए? दोनों को मानिए, दोनों में क्या विरोधाभास? विरोधाभास ये है कि मंदिर माना जाए कि नहीं माना जाए। अच्छा, मंदिर आपके मानने या नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? अगर एग्जाम में आ गया तो कि मंदिर के अवशेष थे नहीं थे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। नहीं, एग्जाम में डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन नहीं आते, पहली बात। दूसरी बात कहीं कि बनवाली में जो मिला है वो एक ढांचा मिला, वो मंदिर होने का अनुमान है वहां पे, लेकिन एज सच वो मंदिर नहीं है, क्योंकि मंदिर को तब तक आप मंदिर नहीं मान सकते। देखो, किसी मकान में और मंदिर में उसमें कोई फर्क होता है। नींव तो उनकी लगभग एक जैसी होती है, लेकिन शिखर का फर्क होता है। तो मंदिर और मकान में शिखर, अब शिखर दिखता ही नहीं है, क्योंकि जो ध्वंसावशेष बचे हैं, भग्नावशेष बचे हैं, उसमें शिखर तो है ही नहीं। तो इसको मंदिर नहीं, अनुमान लगाया गया है। इट इज अनुमान, इट इज नॉट द डिक्लेरेशन, इट इज नॉट द डिक्लेयर्ड फैक्ट। तो इस तरह से हिस्ट्री में बहुत सारे इल्यूजन है। इल्यूजन से कभी क्वेश्चन नहीं आता। No. किसी का विचार है कि ये, किसी का विचार है कि वो, तो विचारों का प्रश्न नहीं आता। जो चीज सिद्ध है कि हाँ ऐसा है ही है, प्रश्न वहां से आएगा। समझ गए? मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है गुप्त काल से। तो ये औरंगजेब के पुत्रों के अलग अलग एरियाज थे, और औरंगजेब के साथ भी वही हुआ जो औरंगजेब ने अपने बाप के साथ किया। ठीक है, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। रामदुलारी क्लास की टाइमिंग ये वाली चेंज हो गई है, 5:45 से हो गई है, क्योंकि मुझे किया गया चेंज। तो औरंगजेब जब मरा खुलदाबाद में, तो सबसे पहले मोहम्मद आजम, ये औरंगजेब की नीतियों का विरोध इसका बेटा अकबर जो ईरान भाग गया था उसने किया था। वो नीतियां थी राजपूतों के प्रति औरंगजेब का व्यवहार। अकबर राजपूतों के प्रति सहानुभूति रखता था, और ये राजपूतों से जा मिला था। ये सब पढ़ाई होगा आपने। कहाँ है क्वेश्चन आपका? ऐसा है, क्वेश्चन डीसीएस में पूछना ना, फिर अभी पढ़ लो। मूर्ति पूजा मैंने बताया ना गुप्त काल से शुरू हुई। डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछना, क्योंकि ये रह जाएगा, फिर वो छूटना मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, तो 14 मार्च 1707 को आजम अहमदनगर पहुंचता है, गुजरात में, इधर दक्षिण में, और बादशाह का अंतिम संस्कार करता है, और अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। औरंगजेब का जो सबसे इंपॉर्टेंट वजीर था असद खान, असद का समर्थन इसको प्राप्त, इसीलिए ऐसा करता है। और औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा है मुअज्जम, ये था पेशावर में, पाकिस्तान में। ये वहां से सीधे पहुंचा आगरा, और कुल ए शाहदौला के पास पहुंच करके इसने भी अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। अब दो लोगों ने बादशाह घोषित कर दिया। इसके बाद फिर ये बादशाह घोषित करने के बाद सामूगढ़ पहुंचा,
शामूगढ़ में आजम और मुअज्जम इन दोनों में होगी लड़ाई। शामूगढ़ में एक जगह है जजाओ, दोनों ने एक दूसरे को कहा तुम जाओ, मैं बादशाह हूं, मैं बादशाह। डिसाइड नहीं हो पाया जाएगा कौन। इसमें आजम मारा गया और मुअज्जम विजयी हो गया। आजम के दो बेटे थे, बीदर बख्त और वालाजर, ये भी मारे गए। 13 जनवरी 1709 को मुअज्जम और कामबख्श, इन दोनों के बीच, कामबख्श इधर था बीजापुर में, इन दोनों के बीच हैदराबाद के निकट युद्ध हुआ और ये भी मारा गया। फिर मुअज्जम गद्दी पे बैठता है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ, अपने दोनों भाइयों को मारने के बाद। ये प्रश्न है, औरंगजेब की मौत के समय मोहम्मद आजम अहमदनगर में था। मोहम्मद मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय जमरूह अफगानिस्तान नामक स्थल पर था। कामबख्श औरंगजेब के मृत्यु के समय बीजापुर का सूबेदार था। इनमें से सत्य क्या है? डी उपरोक्त का सभी। चलो शुभम। नमस्कार। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, लेटर मुगल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है, सम्राट और इन सम्राटों का सीक्वेंस और इनका काम। ये चीज आप रट जाओ, क्योंकि एक प्रश्न जरूर इनके सीक्वेंस से आता है। आप लोगों ने अगर पीवाईक्यू देखा होगा तो निश्चित रूप से इसको देखा होगा। ठीक है, और ये है सीक्वेंस, दिस इज द सीक्वेंस। ये 12 बादशाह हुए, 1 दर्जन, और इनका टाइम पीरियड ये आपको मुश्किल से 20 मिनट्स लगेगा रखने में, क्योंकि सारे एक दो दो तीन साल के लिए बने हुए हैं। बहादुर शाह प्रथम 7 से 12, जहांदार शाह 12 से 13, 13 से 19, ये तो महीने के लिए बेचारा बना। रफी दसरात 18 फरवरी से 4 जून, ये जून से सितंबर। रंगीला ने बहुत ही रंगीनी दिखाई, 1916 से 48, 1917 से 48। अहमद शाह, इस तरह से इसको रट जाइए। हाँ, इंपॉर्टेंट तो है, इंपॉर्टेंट तो सभी है। तो इनकी एक एक करके हम विशेषताएं पढ़ेंगे। ये उस बेचारे के दोनों बेटे हैं जो मारे गए थे युद्ध में। हाँ, कल से मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशल क्लास में आपकी शुरू करूँ, और स्पेशल क्लास का टाइमिंग वही रहेगा 8 से 9। ठीक है, 8 to 9, 7:30 बजे वाला टाइम शूट नहीं करना। और कल से फिर कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? सैटरडे। तो कल संडे को छोड़ के कल से फिर रेगुलर है। भाई ये मैंने नहीं किया है, ये टाइम अकेडमी टीम ने कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ क्यों दिया उत्तराधिकार की लड़ाई में? अभी बहादुर, अच्छा, बहादुर शाह का साथ क्यों दिया? क्लास का टाइम 8 बजे रहेगा। चलिए, उसकी आगे हम बात करेंगे, बहादुर शाह के बारे में, सभी के बारे में बात करेंगे। तो यह बहादुर शाह जफर बजरा सिंह में बैठे हुए बहादुर शाह प्रथम, 1707 से 1712। इन्हें शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे और सबसे टीरेंट, जिन्होंने दो भाइयों को मौत के घाट उतारने के बाद सिंहासन लिया। और इनका जन्म नवाब बाई के गर्भ से हुआ था। अपनी माता का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने, और प्रथम और अंतिम शासक थे जिन्होंने वास्तविक सत्ता का उपभोग किया। तो दरबारी गुटों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इन्होंने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई। जैसे राजपूतों को उनके प्रदेशों में फिर से स्थापित कर दिया। राजपूतों से बोला, भाई देखो, तुमको जो चाहिए ले लो, ट्राई हमारा। राजपूतों ने कहा, ऐसा है, जिस जहाँ पे हमारा राज्य है वहीं पे हमको सूबेदार बना दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो इसने कहा, नहीं, ये नहीं हो पाएगा, अपने प्रदेश में रहिए लेकिन सूबेदार नहीं बन सकते आप। संभाजी का बेटा था शाहू जी, मुगलों के पास कैद था वो। वॉइस नहीं आ रही है? क्यों वॉइस बार बार कर रहे हो मेरे? हमारी वॉइस क्लियर? वॉइस तो यहाँ सेटिंग ठीक है, क्लियर आ रही है।
तो संभाजी को इसने छोड़ दिया कि संभाजी जाके साउथ इंडिया में कोहराम मचाएगा, क्योंकि साउथ इंडिया में गद्दी पर पेशवा कोई और बना बैठा, छत्रपति कोई और बना बैठा था। गुरु गोविंद सिंह से भी इसी सिलसिले में इसने शांति का मार्ग अडॉप्ट करने के लिए मेल मिलाप की नीति अपनाई, क्योंकि सिख लाइफ लॉन्ग लड़ते रहे। हाँ, शाह। और बुंदेरा सरदार था छत्रसाल, जाट सरदार था चूड़ामन। इन दोनों के साथ भी इसने मित्रता की नीति अपनाई। तो छत्रसाल भी इनका निष्ठावान सामंत बना रहा। चूड़ामन बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में इसका साथ भी दिया। छत्रसाल पे भी एक सीरीज भी चल रही है। तो ये इनके असली पेंटिंग्स हैं। जैसे ये है मिस्टर शाहू जी, संभाजी के बेटे शाहू जी, और नीचे ये है छत्रसाल। इसने ही बहादुर शाह का साथ दिया बंदा बहादुर के खिलाफ। नहीं, चूड़ामन ने साथ दिया, इसने चूड़ामन ने। जजिया की वसूली भी इसने बंद कर दी। मतलब देखो, कोई भी कंट्रोवर्शियल काम ये छोड़ दे रहा है, कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं। जोधपुर का राणा अजीत सिंह था, उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और मुगलों पर अटैक कर दिया। तो जयपुर पहुंच करके आमेर, वर्तमान में जिसको जयपुर कहते हैं, वहां उत्तराधिकार काल की लड़ाई चल रही थी, उसमें हस्तक्षेप करके विजय सिंह को आमेर का राजा घोषित कर दिया इसने। फिर जोधपुर गया, अजीत सिंह को हराया, उसे क्षमा किया और उसे 3,500 का मनसबदार बना दिया। कामबख्श के खिलाफ जब दक्षिण भारत जा रहा था, तब अजीत सिंह और दुर्गादास ने आमेर के राजा विजय सिंह को हरा करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से राजपूतों की समस्या का इसने कुशल समाधान करने की कोशिश की। मराठों के प्रति इसकी नीति ठीक नहीं रही। शाहू को इसने मुक्त तो कर दिया, लेकिन शाहू को उसने दक्कन में सरदेश मुखी का अधिकार दिया, चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। यानी शाहू को मराठों का राजा इसने माना नहीं। और ताराबाई और शाहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। ये कूटनीति अपनाया इससे मराठे कभी भी मुगलों के साथ मैत्री की भावना, ये तारा का पेंटिंग है, किसी योग्य पेंटर ने बनाई है, मराठी पेंटर ने। दक्कन हमेशा ही अव्यवस्था का शिकार बना ही रहा इसकी वजह से। लेकिन बहादुर शाह की शांतिपूर्ण नीतियों का बंदा बहादुर ने एक अवसर की तरह उपयोग किया कि गुरु गोविंद के साथ जो भी अत्याचार किए गए, उनके बेटों के साथ जो भी अत्याचार किए गए, उनका बदला लिया गया। और पंजाब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूबा है सरहिंद पर अधिकार कर लिया। हालांकि ये मुगलों का सूबा था। ये वो किले हैं जो बंदा बहादुर ने इसकी शांतिपूर्ण नीतियों को अपना करके अपने कब्जे में कर लिया। ये वो जगह प्लेसेस रिलेटेड विद द लाइफ ऑफ बंदा बहादुर सिंह। इसमें सरहिंद दिख रहा है किसी को? ये है सरहिंद। मैं जहाँ रहता हूँ उससे थोड़ी दूर पे ही है, उसी डिस्ट्रिक्ट में इनफैक्ट। अब ये सरहिंद मुगलों के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकल प्लेस। और इसमें पैरेलल बंदा बहादुर ने राज्य की घोषणा कर दी। 1710 में इसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के जारी करने शुरू कर दिए। यानी एक स्वतंत्र स्टेट की तरह बिहेव करने लगा। अब बहादुर शाह को तो इसको कुचलना जरूरी था, क्योंकि ये अगर सक्सेसफुल हो जाता तो देश के कोने कोने में बगावत फैल जाती। तो लोहगढ़ नाम की जगह पे इसको हराया। यहाँ पे है लोहगढ़। और इसको बुरी तरह से ब्रुटैलिटी से इसको मारा गया। 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह मर जाता है और लोहगढ़ फिर से सिखों ने वापस ले लिया। डचों का शिष्टमंडल डोसुआ कैटलर के नेतृत्व में 1711 ईस्वी में बहादुर शाह के दरबार में ही आया था। एक महत्वपूर्ण घटना। अब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, उसमें सैनिक अक्षमता भी मानी जाती है। इसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अध्यक्षता थी। अध्यक्षता सर जदुनाथ सरकार, विलियम आर्विन, सरदेसाई। ऐसे क्वेश्चन जरूर रट लो, ये आ सकते हैं और यही आपके नंबर कम करेंगे। किसने बहादुर शाह के बारे में ये कहा कि ये अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? किसने कहा? ये बड़ा फेमस कोटेशन। जादू ने कहा। वेरी गुड पिंकी। सिडनी ओवन ने। और खाफी खां इसे शाही बेखबर की उपाधि देता है। लेकिन एक शर्मनाक बात यह थी कि इसके चारों बेटे आपस में लड़ते रहे, इतने निर्लज्ज हो गए थे कि कुर्सी के लिए लड़ते रहे और सम्राट बहादुर शाह का शव 1 माह तक दफनाया नहीं जा सका। 1 माह तक तो सड़ गया होगा।
जैसी करनी वैसी भरनी। बंदा बहादुर के साथ इन्होंने यही किया था, उसके बेटे का छाती चीर करके उसका दिल निकाल करके इसके मुंह में डाला था। ये आपने सुना होगा। इसके बाद इसका एक और नालायक बेटा, नहीं मुक्ति नहीं मिली, आज रात को भूत बन के आएंगे तुम्हारे पास, जहांदार शाह। तो चारों बेटे जहांदार, अजीमुशान, रफीउशान, जहानशान के मध्य उत्तराधिकार की लड़ाई हुई और ईरानी गुट का नेता था जुल्फिकार खां। इसकी सहायता से ये गद्दी पे बैठा, बाकी तीनों मरे। तो जुल्फिकार असद खां का ही बेटा है। जुल्फिकार खां को इसने अपना वजीर बनाया, असद खां को अपना संरक्षक बनाया यानी वकील, और जुल्फिकार खां का एक तरह से कठपुतली था। जुल्फिकार के ही सलाह पर इसने जजिया को समाप्त किया और सवाई राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी, मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और गुजरात की पदवी दे दी। मराठों के साथ पुरानी स्थिति को बहाल कर दिया गया और मराठा शासक को दक्कन का चौथ और वहां की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार इस शर्त पे दिया गया कि वसूली करेंगे मुगल और मराठों को दे देंगे। ये हैं जय सिंह, जिन्होंने सवाई राजा जय सिंह यही मिर्जा राजा। और राजाराम का बेटा था शिवाजी सेकंड, उसको 3000 का मनसब भी दिया इसने। चंद्र भ्रष्टाचार के ऊपर बैठा हुआ था। भू राजस्व की वसूली ठेके पर दिए जाने लगी इसके काल में, जिससे किसानों का उत्पीड़न अपने पीक पर पहुंच गया। और सोने पे सुहागा तो ये है कि लाल कुंवरी नाम की वेश्या थी, उसी के चक्कर में दिन रात ये जहांदार शाह गीत गाते रहता था। ये लाल कुंवरी। तो दरबार में भ्रष्टाचार, व्याभिचार, दुराचार, जितना भी आचार हो सकता था, शासन व्यवस्था का निकल गया आचार। तो इसके इन्हीं सब गुणों के कारण इसको कहा गया है लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख। काफी खान ने कहा कि इसका जो शासनकाल है वो नाचने वाले, गायक, नर्तक, नाटककारों, इसके लिए बड़ा अनुकूल था। ऑर्केस्ट्रा पार्टी ज्यादा था, शासनकाल कम था। अब स्थिति ये थी कि कोई आराम से इनके ऊपर अटैक कर ले। अजीमुशान का बेटा यानी इसका भतीजा फर्रुखशियर सैयद बंधुओं के हेल्प से इनके ऊपर अटैक कर देता है और इनको आगरा में हरा देता है। असद खान ने ही मार डाला इसको और नया सम्राट बन गया फर्रुखशियर। तो ये है फर्रुखशियर। क्योंकि सैयद बंधुओं के एहसानों से गद्दी पे बैठे थे, तो उनकी कठपुतली बनना इनके लिए लाजमी था। तो बड़े सैयद बंधुओं में जो बड़ा भाई था अब्दुल्ला खान, उसको वजीर बना दिया। छोटा भाई हुसैन अली को मीर बख्शी बना दिया और जुल्फिकार खां की सहायता से ही ये गद्दी पे बैठा था, उसकी भी हत्या करवा दी और उसके बाप असद खां को जेल में डाल दिया। दक्षिण के 6 सूबे की सूबेदारी इन्होंने निजामुल मुल्क नाम के एक योग्य व्यक्ति को सौंपा, चिन किलिच खान। निजामुल मुल्क तो उसकी उपाधि थी, असली नाम था उसका चिन किलिच खां। जैसे इनके नाम में सियार लगा है तो सियार थे ही। थोड़ा बहुत अच्छी बात यह है कि सैयद बंधु धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। जजिया को समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, राजपूतों को अपने प्रशासन में शामिल किया। जाट सरदार थे चूड़ामन, इनके साथ दोस्ती की। अब चूड़ामन को देख के लगता है ना कि इनके साथ अगर दोस्ती नहीं करोगे तो फिर ठीक नहीं, इनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। ये जो मूछे हैं वो कब खंजर बन जाए, कहा नहीं जा सकता। और मराठों का राजा है अजीत सिंह, ये शुरू से एक विद्रोही। अजीत सिंह फिर फन उठाने लगा, तो इसको हरा करके इसकी बेटी से शादी कर ली। अजीत सिंह की बेटी से शादी कर ली। फर्रुखशियर के नेतृत्व में मुगल सेना ने सिख नेता बंदा बहादुर को गुरदासपुर के दुर्ग से बंदी बना करके दिल्ली लाए और घोर यातना देकर के 19 जून 1716 को मार डाला। तो बंदा बहादुर को क्रश करना इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
लेकिन ये अपना भला बुरा नहीं सोच पाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जी भर कर रियायतें दी, बिना सीमा शुल्क के बंगाल के रास्ते व्यापार भी दे दिया, हाहाकार मचा दिया। फिर मीर जुमला ने इसको समझाया कि ऐसा है मिस्टर फर्रुखसियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। योर फादर वर किल्ड बाई योर वजीर्स, हिज वजीर्स, एंड सेम थिंग यू आर फॉलोइंग। यू हैव आल्सो टू वजीर्स लाइक योर फादर, सैयद बंधु, सैयद ब्रदर्स, और वो भी आपको ऐसे ही मारेंगे, देख लेना, गंगा मैया की सौगंध। तो मीर जुमले के ये जुमला सुनकर के फर्रुखसियर की ये जो चुरकी थी जो यहाँ है वो ऐसे उठ गई, और इसने सोचा कि इन सैयद बंधुओं से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो षड्यंत्र किया, लेकिन बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। सैयद बंधुओं को पहले से पता था कि ऐसा कुछ करने ही वाला है। तो मराठा नेता था एक, शाह नाम का नेता है, शाह को बुलाया और कहा ऐसा है मिस्टर शाह, तुम उसको गला दबा के मार डालो। तो 28 फरवरी 1719 को शाह ने इसका गला दबा के मार दिया। कम से कम इतनी बुरी मौत किसी मुगल बादशाह की नहीं हुई थी, गला दबा के मार डालो, अपमानपूर्ण मौत। तो इसलिए इसको कहा गया दुर्बल, कायर और निंदित सम्राट, घृणित कायर। कोई किसी का गला दबा कैसे मार डालेगा? मतलब हाथ तो है तुम्हारे पास में, कम से कम गला तो हटा सकते हो कि उनको तलवार से मारो, निकाल के तलवार दे सकते हो कि प्लीज किल मी बाय दिस स्वॉर्ड, डोंट किल मी लाइक दिस। खैर जो भी हो, मौत हो गई इसकी। इसके बाद आते हैं रफी उद-दज़रात। फोटो में देख लग रहा होगा कि ऊपर इन्होंने सेल्फी लाइट लगा रखा है, सेल्फी स्टैंड सर के ऊपर है और ये सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि बर्गर को पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हें जिंदा चबा जाऊं कि नहीं, ये कुछ पढ़ रहे हैं। नाजुक नहीं है, खूब कबाब खाता था। तो रफी उस शान के बेटे रफी उद-दज़रात को सिंहासन पर बैठा गया। अब ये रफी उस शान कौन है? रफी उस शान, इसके लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। रफी उस शान थे बहादुर शाह के तीसरे बेटे। इनके बेटे रफी उद-दज़रात, ये है रफी उद-दज़रात, इनको बिठाया गया। तो 3 माह 4 दिन में बेचारा क्या कर पाएगा? 3 महीने 4 दिन इस कुर्सी पे ठीक से एडजस्ट भी नहीं हुआ था कि नेकुशियर ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोहियों ने इसको आगरा के किले में ही बादशाह घोषित कर दिया। ये अकबर द्वितीय इसका भी विद्रोही बाप था, औरंगजेब का बेटा, उसका भी बेटा था ये नेकुशियर। तो ये भी कठपुतली ही था। इसको टीबी हो गई, टीबी से मर गया। फिर आते हैं रफी उद-दौला, ये दूसरे बेटे थे उन्हीं के, रफी उद-दज़रात थे। तो इन्होंने कहा देखो मुझे भी पता है मरना सुनिश्चित है, नाम तो बढ़िया रखो, शाहजहां सेकंड रख दो, और गोल कुर्सी दे दिए हो ताकि कुर्सी में एडजस्ट हो जाए, उतरने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन इसके टाइम पीरियड में एक काम थोड़ा सा हुआ उल्लेखनीय कि अजीत सिंह की बेटी जो फर्रुखसियर की पत्नी थी, वो तो विधवा हो गई थी फर्रुखसियर के मरने के बाद, तो इसने अजीत सिंह को वापस लौटा दिया और वो फिर से हिंदू बन गई। इसने भी किसी बीमारी का आवाहन किया, तो टीबी ने कहा कि देखो टीबी एक सम्मानित बीमारी है जो बड़े अच्छे लोगों को होती है, तुम्हारा सीबीएल काफी कम है, तो तुमको कोई गंदी बीमारी हो सकती है। तो उसको पेचिश हो गया, और 17 सितंबर, तो जून में गए कुर्सी पे बैठे और 17 सितंबर में ये चले गए। बीमारियों का भी सम्मान घटता जा रहा है। पेचिश यानी डिसेंट्री, 3 महीने 11 दिन, यानी 2 नेट के एग्जाम के बीच जितना टाइम रहता है उतने टाइम के लिए भी बादशाह नहीं। फिर आते हैं मोहम्मद शाह। सैयद बंधु अभी भी हैं। तो बहादुर शाह के चौथे बेटे रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पे बिठा दिए, इसलिए ये चौथा काम इन्होंने किया था। तो 4 बार किसी को गद्दी पे बिठा दो मतलब तो किंग मेकर हो जाए, तो किंग मेकर होते थे। तो ये शराब खूब पीते थे और सुंदरी का खूब उपभोग करते थे, तो इन्हें रंगीला कहा जाता था।
हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था इनके शासनकाल में। रंगीन मिजाज थे। अब ये शराब पीने, जानता था कि मेरा भी वही होने वाला है। 4 दिन की जिंदगी है, जी लो, शौक पूरे कर लो। मेरा भी पेचिस से गई गुजरी कोई बीमारी है वो लगेगी, या तो गला दबा देंगे। लेकिन किसी ने कहा कि अरे बेवकूफ, तुम दूसरे विकल्प के बारे में क्यों नहीं सोचते, इन दोनों भाइयों को मार डालो। इसने कहा आइडिया अच्छा है। शैयद बंधु भी कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो गए थे, तो इसने परामर्श किया अपने नए मित्र से, चिन खिलिच खां, जो निजामुल मुल्क दक्षिण में था वो। और चिन खिलिच खां ने तुर्रान के सैनिक हैदर खां की सहायता से सैयद हुसैन अली की पूर्व नौकर के पीठ में हत्या कर दी जब वो मालवा जा रहा था। जैसे इसके दूसरे भाई ने सुना, सैयद अब्दुल्ला ने, जो बड़ा भाई था, उसने तुरंत इसको गद्दी पर हटा करके, मोहम्मद शाह को गद्दी से हटा करके रफीउस शान के एक दूसरे बेटे मोहम्मद इब्राहिम को गद्दी पर बिठा करके कोशिश किया कि हमारी शक्ति को बनाए रखे, शक्ति कायम रखे। लेकिन अब्दुल्ला खां हसनपुर नाम की जगह पे हार गया और उसको 1722 में जहर देकर के मारा लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सैयद बंधुओं के तुरंत इमीडिएट मरने के बाद भारत के कोने कोने में जो योग्य मंत्री थे, वजीर थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और मुगलों के सुप्रीमेसी का जुआ उतार करके फेंकना शुरू कर दिया। कौन कौन से जगह थे और कौन कौन से लोग थे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तो बदनाम है इसीलिए। तो इन तीनों का सिपह सलार था मुर्शीद कुली खां। इसके बगल में ही था अवध। अवध के थे सादत खां। दक्कन में तो पहले से ही काबिज था कौन? निजामुल मुल्क। इसी के बगल में यहाँ भरतपुर और यहाँ पे मथुरा। भरतपुर में बदन सिंह ने जाटों के राज्य की स्थापना की। भरतपुर मथुरा दोनों जगहों में। और यहाँ बगल में कटेहर में रुहेला। यही एक जगह है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में बंगश नवाब। इन लोगों ने अपने आप को मुगलों से स्वतंत्र घोषित कर लिया फटाफट सैयद बंधु के मरने के बाद। सैयद बंधुओं का तो कम से कम इतना टेरर तो था ना कि कोई बगावत करने की सोच नहीं सकता था। अब ये मिस्टर रंगीला ये काम करके फंस गए। शाम को जाते थे अपनी महिला मित्रों के पास डेली नियमित, और सुनते थे रंगीला तेरे रंग में, खुश हो जाते थे, सारा गम भूल जाता था। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये जो आंतरिक कमजोरी है वो न सिर्फ आंतरिक शत्रुओं को बढ़ावा दे रही है बल्कि बाहरी लोगों के लिए भी प्रे का काम कर रही है। और वो दिन भी आ गया, 24 फरवरी 1739। फारस का शासक नादिर पहुंच गया घोड़े पे बैठ के करनाल। करनाल में मोहम्मद शाह और नादिर शाह में लड़ाई होगी। निजामुल मुल्क को पता चला, निजामुल मुल्क तुरंत पहुंच गया बीच में, दोनों को समझाया कि की करे जानने हो, अभी अभी इतने सारे राज्य स्वतंत्र हो गए हैं, होल्ड रखो होल्ड। किसी तरह से मनाया नादिर शाह को, रंगीला को। इसी टाइम में मराठे दिल्ली पहुंच गए अपनी सेना लेकर के। मराठों का पेशवा था बाजीराव फर्स्ट। 500 मात्र घुड़सवारों के साथ दिल्ली पे अटैक कर दिया। हालांकि विजित नहीं किया, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया पर प्रतिबंध लगाया। यह नादिर शाह अंतिम रूप से जजिया को मोहम्मद शाह रंगीला ने प्रतिबंधित कर दिया। ये इसकी उपलब्धि। और इसी के समय में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार से फूल वालों की शहर नाम का एक उत्सव शुरू होता है। हालांकि अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में ये पीक पर पहुंचा, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन नादिर शाह तो मान के चला गया, लेकिन उसका सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। ये इसकी ताजपोशी हो रही है इस फोटो में। पंजाब का सूबेदार है शाहनवाज खां।
शाहनवाज खान ने अहमद शाह अब्दाली को 1747 में आमंत्रित कर दिया कि आइए और भारत कमजोर है उसको जीतिए। लाहौर जीतता है, दिल्ली पर आक्रमण के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका अंदेशा सही सिद्ध नहीं हुआ। मोहम्मद शाह का एक बेटा गलती से बहादुर पैदा हो गया था, अहमद, उसका नाम ही था अहमद। और अहमद ने अहमद शाह अब्दाली को मच्छीवाड़े के मानूपुर में हरा दिया। मानूपुर में वापस लौटा दिया। एक साल के अंदर ही रंगीला चले गए, लेकिन उनकी रंगीन महफिल में भी गाने गूंजते थे। चल लिया रे न बुझे हैं। तो इसके बाद अहमद शाह फिर दिल्ली पे गद्दी पे बैठ गया। अहमद शाह थोड़ा सा बहादुर था। फोटो इसकी अच्छी नहीं आई क्योंकि फोटो खिंचवाने में यकीन नहीं रखता था, लेकिन ये जो चोट लगी थी अहमद शाह अब्दाली को, उसने बैक टू बैक 5 बार अटैक किया भारत पर, 1748 से लेकर 1754 तक। बादशाह ने सफदरजंग की बहादुरी को देख करके कहा कि तुम मेरे वजीर बन जाओ, और अपने प्रिय हिजड़ों के सरदार जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि दे दी। अब हिजड़े को नवाब बहादुर कहोगे तो जो वाकई बहादुर है वो तो नाराज हो ही जाएगा। तो सारे अमीर नाराज हो गए। सफदरजंग को अमीरों ने जाके कंप्लेन की कि क्या कर रहे हो तुम, हिजड़े को तुम लोग बहादुर बना रहे हो तो हम लोग क्या चूड़ियां पहन रखे, ये क्या बकवास है। सफदरजंग ने कहा कि क्या करें भाई, हमारे बादशाह ने बना दिया, मैं तो वजीर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। कह रहे क्या कर सकते हो, मार डालो हिजड़े को। तो सफदरजंग ने कहा आइडिया अच्छा है, और नवाब बहादुर को मार डाला। लेकिन 5 बार झेलते झेलते इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी, इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इनको राजमहल के बर्तन बेचने पड़े। इसके बाद मराठे को सहयोग से इमादुल मुल्क वजीर बनता है। इसमें एक महिला है जिसका बड़ा हस्तक्षेप था शासन में, उसका नाम था उधम बाई। उधम बाई ने उधम मचा रखा, और इसकी उपाधि थी किबलाए आलम, ये कुल बुलाती रहती थी। इमादुल मुल्क बन तो गया वजीर, प्रधानमंत्री, और इसने अहमद शाह को अंधा करके सलीमगढ़ में जेल में डाल दिया और आलमगीर सेकंड को गद्दी पर बिठा दिया। सारा का सारा गंदा षड्यंत्र, गंदे लोग। अब आलमगीर द्वितीय आ गए गद्दी पर। इमादुल मुल्क का असली नाम है गाजीउद्दीन, इन्हीं की कृपा से गद्दी पर बैठे और औरंगजेब की उपाधि धारण की आलमगीर। तो ऑब्वियसली ये गाजीउद्दीन के कठपुतली बने रहेंगे। और अब्दाली ने फिर अटैक करना शुरू किया, 56, 57, 59। फिर मराठों ने भी 1758 में दिल्ली पर अटैक किया। मुगल बादशाह केवल कहता था कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ, आक्रमण नहीं होना चाहिए, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मनमोहन सिंह की तरह वो निंदा करता था। और फाइनली गाजीउद्दीन ने इसकी हत्या करवा दी। इसी के शासनकाल में 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में नींव पड़ी। अब ब्रिटिश प्लासी की लड़ाई के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर सेकंड। हिजड़ों के सरदार जावेद खान को नवाब बहादुर की उपाधि किसने दी? अहमद शाह, मोहम्मद शाह बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह। तो हम देख रहे हैं कि आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई है, अंधा करके मार डाला गया है। और आलमगीर द्वितीय के बाद इनका बेटा था अली गौहर पटना में। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आगरा आए, क्योंकि इतनी हत्याएं, कोई भी अपनी मौत से मर ही नहीं रहा। नॉर्मली इसको आगरा जाके ताजपोशी करानी चाहिए, तो कहानी में पटना में ही बादशाह बन गया। लोगों ने कहा बादशाह जाओ, वहां ताजपोशी होनी है। कहा नहीं, ताजपोशी नहीं होनी है, सरफरोशी होनी है, और सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है नहीं। शाहजहां थर्ड के नाम से गद्दी पे बैठा। नहीं सॉरी, शाह आलम। शाहजहां थर्ड दूसरा है। ड्यूटी खुद अपनी ड्यूटी पे नहीं है, इसने अपने आप को शाह आलम घोषित कर दिया, शाह आलम सेकंड। और दिल्ली में
अब दिल्ली आना जरूरी है बादशाह बनने के लिए, ऐसे थोड़ी ना जहां हो वहीं पे चिट्ठी फाड़ दोगे। कामबख्श का पोता था मुही उल मिल्लत, मुही उल मिल्लत को मिल गया गद्दी, शाहजहां थर्ड के नाम से ये गद्दी पे बैठा। तो हम देखते हैं कि आलमगीर सेकंड के बाद दो दो बादशाह एक सल्तनत के। 12 साल तक ये शाह आलम दिल्ली पे नहीं आया। क्यों? अहमद शाह बार बार अटैक कर देता था, और यहाँ पे वजीर था गाजीउद्दीन, ये काफी गुटबाजी कर रहा था। मराठे इसके पास गए और कहे ऐसा है मिस्टर शाह आलम, सिर्फ नाम से नहीं होता, थोड़ी बहादुरी भी दिखाओ, और 1772 में इसको दिल्ली ले आए और सिंहासन पर बिठाया। इसी के टाइम में अहमद शाह अब्दाली ने 5वीं बार भारत पर अटैक किया, और वहीं हुआ पानीपत थर्ड। पानीपत तृतीय के इस युद्ध में तो मराठे हार गए। इसी के बाद दिल्ली में रुहेला नेता था नजीबुद्दौला, और उसका बेटा था जबीता खां, और उसका पोता था गुलाम कादिर। इसने दिल्ली में अपना एक अलग राज्य बना लिया, छोटा सा। खैर जो भी हो, पूरे टाइम शाह आलम द्वितीय मराठे अपने वजीरों अंग्रेजों की हाथ कठपुतली बना रहा। और इसी के टाइम में 1764 में बक्सर की भी लड़ाई हुई, और इसी शाह आलम ने इलाहाबाद की संधि की 1765 में, और अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी। इसका मंत्री था गुलाम कादिर। कहा इधर आवे मिस्टर शाह आलम, तुम न हैंडसम हो, न बहादुर हो, न गद्दी पे बैठते हो, परमानेंट कठपुतली हो, तो नाम मेरा कहाँ गुलाम रखे हो और अपना नाम शाह रखे हो? शाह आलम ने कहा क्या करूं, तुम ही बता दो। कहा तुम कुछ मत करो, तुम बस मुझे टकटकी लगा के देखो और मैं तुम्हारी आंखें फोड़ देता हूं। तो 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने इसकी आंखें फोड़ करके इसको जेल में डाल दिया। मराठों को पता चला, मराठों ने कहा कि गुलाम कादिर ने ऐसा क्यों किया, हाउ डेयर यू। आए, जेल तोड़ा, शाह आलम को गद्दी पे बिठाया, और गुलाम कादिर को पकड़ के मराठों ने फांसी पे लटकाया। कहा देख, तुझे अंधा करने वाले का हमने क्या हस्सा किया है। शाह आलम ने कहा कैसे देखूं, वोल्टेज ही डाउन है। अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा है, दिल्ली की कुर्सी परमानेंट खाली है। तो 1803 में दिल्ली की कुर्सी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, और शाह आलम को कहा कि भाई साहब ऐसा है, जिंदगी तो आपकी वैसे ही रही है, हम आपको पेंशन देंगे। तो ये पेंशनर बन गया। ऐसी दुर्गति से बादशाह बनना किसी जीवन का दंड है। शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली ने सिग्नेचर करके 1608, 1606, 1806 में, ये शाह आलम द्वितीय, पीछे इनके पंखा झलने वाली लग रहा है कि मुगदड़ लेके खड़े इनको मारेंगे। ये शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि कर रहा है। तो शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली ने हस्ताक्षर से युक्त भारत की प्रथम पत्र मुद्रा यानी पहला नोट, पेपर करेंसी जारी किया था 1806 में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। और इस रुपए को बैंक ऑफ बंगाल ने जारी किया था, और 1806 में ही इसकी मौत हो गई। तो ये है उपाधियां, वास्तविक नाम इन सम्राटों के: शाही बेखबर, लंपट मुर्गिड़, कायर, ईरान का नपोलियन रंगीला, शाहजहां द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जफर, सवाई राजा, जाजा, किबला आलम, दुर्रानी। इसको रट लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस प्रकार के। इनको सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए, लेकिन वहां पोल नहीं दिया जाएगा जो कि मैं दे रहा हूं। तो शाह आलम द्वितीय के बाद इसका भी बेटा था। बेटे सबने पैदा किए हैं बिना नागा के, कि हम मरेंगे तो बेटा भी मरना चाहिए, हमारी दुर्गति होगी तो बेटे की भी दुर्गति हो। अकबर द्वितीय बने। अंग्रेजों के संरक्षण में ये बादशाह बनने वाला पहला मुगल शासक है अकबर शाह द्वितीय। इसके समय में मुगलों की टकसालों को बंद कर दिया गया, अंग्रेजी सिक्के छपने शुरू हो गए। इसने ही अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर के ब्रिटेन भेजा कि जाके वहां अंग्रेजी बोलो, रिक्वेस्ट करो, कुछ करो। और इसके समय में मुगल बादशाह केवल लाल किले तक सीमित थे।
1837 में बिना पेंशन बढ़वाए मर गया। इसके बाद आते हैं बादशाह बहादुर शाह सेकंड, बिना साम्राज्य के सम्राट। इसके आध्यात्मिक गुरु थे हसन अस्करी, इब्राहिम जौक और गालिब इसके उस्ताद थे। इसको शायरी, ये भी बहुत अच्छा शायर था ये। मनमोहन राय नहीं, राजा राम मोहन राय। तो इसके दिल में इतना दर्द था बचपन से ही, ये शायर बन गया। जफर नाम से कविताएं लिखता था। 1857 में इसको जबरदस्ती लोगों ने डाल दिया, क्योंकि सारे लोग तो बेमौत मारे गए थे, ये कैसे जिंदा बच के, लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। 1857 की क्रांति में इसको जबरदस्ती हीरो बना दिया, एक ना भी नहीं कर पाया, टोपी ओपी पहना दिए सब। अंग्रेजों ने इसको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया और मुकदमा चलाया। ये मुझे लग रहा है गिरफ्तारी के बाद की ही फोटो है। और अंत में उसको रंगून भेज दिया गया, जहां उसकी डेथ हो गई। इस तरह से मुगल वंश का खात्मा हो गया। ये इसके दो बेटे हैं, इनको भी फांसी पे लटका दी, गोली मार दी गई थी दिल्ली के किसी गेट पे। ये इनकी पत्नी है जीनत महल। हजरत महल से कंफ्यूज मत करना, वो लखनऊ वाली अलग है। इनको देख के कहने की जरूरत नहीं है कि मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन हो गया। नहीं, दिल्ली से पालम था, शाह आलम था। इनका राज्य तो सिर्फ लाल किले में ही था। 1835 में किसके समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? अभी बताया मैंने। तो ये तो थी अलग अलग लेटर मुगल्स के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, वो समझ में आ गया सभी। रही सही कसर पूरी कर दी विदेशी आक्रमणकारियों ने। अब ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे पाए। ध्यान क्या देंगे, ध्यान करने लायक रिसोर्सेज ही नहीं थे। अपना दरबार ही षड्यंत्रकारियों से भरा हुआ था, अपने वजीर ही आंखें फोड़ रहे थे बादशाह की, तो ये ध्यान क्या देंगे। काले बादशाह, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ आता नहीं है पर हमको इतिहास पढ़ाने आता है। तो नादिर शाह यहाँ का है, फारस का। 1688 में खुरासान में पैदा हुआ था। ये गड़रिया था पापी, लेकिन ये बादशाह बन गया। इसको सब कहने लगे कि ये ईरान का नेपोलियन है। मुगलों ने फारस से इकट्ठी कर ली थी, इसलिए इसने अटैक किया। क्योंकि कूटनीतिक संबंध अगर नहीं बने होते हैं तो अपमानजनक होता है। तो नादिर शाह के टाइम में राजदूतों का आदान प्रदान भी बंद हो गया था, इससे दुखित हो गया। मोहम्मद शाह के पास इसने अपना दूत भेजा था और कहा था कि ऐसा है मिस्टर मोहम्मद शाह, अफगान बड़ा ही उपद्रव मचा रहे, जैसे भी तालिबानी कर रहे हैं, तो इस पर ध्यान मत दीजिए, इनकी सहायता नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोहम्मद शाह ने ध्यान ही नहीं दिया, अफगानियों के ऊपर नहीं, नादिर शाह के लेटर के ऊपर। तो नादिर शाह को बहाना मिल गया भारत पर अटैक करने का। और कुछ मुगल दरबारियों ने तो इनविटेशन भी भेजा कि आबैल मुझे मार। 1739 में इसने भारत पर आक्रमण किया। 1738 को गजनी जीत लिया, काबुल जीत लिया, अटक जीत लिया, लाहौर जीत लिया, पंजाब पर अटैक किया। मोहम्मद शाह को पता चला रही है तो घुसते 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 पंजाब में घुस गया है, और वहां सर भी नहीं है, और मैं यहाँ डांस देख रहा हूँ। तो करनाल आ गया सेना लेकर के। 24 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई हुई, और 3 घंटे में ही मुगल सेना हार गई। नादिर शाह को मोहम्मद शाह ने 50 लाख रुपए दिया हर जामा। लेकिन यहीं पे अवध है, अवध का नवाब है सादत खां। ये खुद मीर बख्शी बनना चाहता था मुगल दरबार का, लेकिन इसको मीर बख्शी नहीं बनाया गया, तो ये खफा था। सादत खां गोपनीय ढंग से नादिर शाह से भेंट करता है और कहता है कि अरे आप पागल हो, 50 लाख रुपए में संतुष्ट होकर के जा रहे हैं, आप फारस के बादशाह हैं कि फारस के जमहूरियत, दिल्ली पर अटैक कर दो, 20 करोड़ रुपया मिलेगा आपको। तो 20 मार्च 1739 को
बड़े शान से दिल्ली में विजेता बन के प्रवेश किया। लेकिन वहां के दिल्ली के सब निवासी थे, उसने कहा ये कौन घुस आया है, तो इसके कुछ सेनाओं को मार डाला दिल्ली के लोगों ने। नादिर शाह ने कहा कत्लेआम करो, 30,000 दिल्ली के नागरिकों को मारा गया। तो 20 मार्च से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, 15 मई तक दिल्ली में रहता है और फिर सारा लूट लाट के वापस आता है। तख्ते ताउस, 30 करोड़ रुपए, हीरे जवाहरात, चांदी, सोना, 10,000 ऊंट, 100 हाथी, 100 हिजड़े, 130 लेखपाल, 200 लुहार, 200 बढ़ई, 100 संग तराब, जो मिला सब लूट ले गए। ये तख्ते ताउस है, भी लूट ले गए। कश्मीर और सिंध के प्रदेश, ठट्टा, कोहिनूर हीरा। पंजाब के गवर्नर ने कहा कि मैं भी 20 लाख भिजवाता हूँ, आप चलिए। मोहम्मद शाह ने कहा कि मेरी बेटी है, उसको भी ले जाओ, अपने बेटे के साथ शादी। तो इसके बेटे का नाम था नासिरुल्लाह। नादिर के पुत्र नासिरुल्लाह से शादी कर दी मोहम्मद शाह की बेटी। नादिर शाह के इस आक्रमण ने मुगल एम्पायर की जड़ें हिला करके रखी। पहले से ही कमजोर है ये नादिर शाह अपने बेटों के साथ, फिर रही सही कसर पूरी कर दी अहमद शाह अब्दाली ने। पंजाब का सूबेदार है शाहनवाज खान ने इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए 7 बार, एक बार आमंत्रित किया था इसने, 7 बार आक्रमण किया। और कोई काम ही नहीं था जिससे, जाता था ब्रश करके फिर आक्रमण कर देता था धन को लूटने के लिए। अब ये गरीब लोग, नाम भी था जैसे कुत्ते को भगाया जाए, दुर्रे दुर्रानी, लेकिन बाद में जब मैंने इसका ट्रांसलेशन पढ़ा, युग का मोती, तो मुझे कहा तेरी कोई लैंग्वेज है, दुर्रे दुर्रानी। किसी को भरी सभा में कह दो कि वो जूता निकाल के मारे जाके मुझे गाली दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब है युग का मोती। इसीलिए अफगानिस्तान की हालत। खैर पहली बार पंजाब पर आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। दूसरी बार फिर आक्रमण किया, पंजाब पे फिर सफल हो गया, मोइनुल मुल्क को हरा दिया। अभी मोइनुल मुल्क को लग रहा है कि इनका जो मुंह होगा वो हारने जैसा ही होगा। मोइनुल मुल्क कोई नाम है, जैसे किसी के पेट में गुड़गुड़ हो रही हो, मोइनुल मुल्क। तीसरे आक्रमण में मोहम्मद सम्राट अहमद शाह से सिंध और पंजाब का प्रदेश हथिया लिया। अहमद शाह ने कहा कि अच्छा ये मेरा प्रदेश भी था, पहले पहले मेरे ही टेरिटरी में था, ओके, फिसल गया, चला गया, ओके, कोई था ही तो हमें नहीं पता था। अभी कल्याण सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, चले गए वो, और जिस दिन गए उसी दिन पता चला कि अभी थे, हमें तो ये भी नहीं पता था कि अभी तक ये थे भी। फिर दिल्ली में घुसता है, मथुरा आगरा को लूटता है और लौटते समय आलमगीर सेकंड को बादशाह बना देता है, इमादुल मुल्क को वजीर बना देता है, नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना देता है। फिर पेशवा रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचते हैं, उन्होंने नजीबुद्दौला को कहता है कि तुम मीर बख्शी कैसे बन गए, उतरो कुर्सी से। ये है रघुनाथ राव, इनसे सुंदर इनका घोड़ा लग रहा है। तो मराठों ने कहा कि ऐसा है, इतनी हिम्मत रघुनाथ राव की। 5वीं बार इसने अटैक किया और यही पानीपत की तीसरी लड़ाई, मराठे बुरी तरह से हारे। फिर नजीबुद्दौला को मीर बख्शी बना दिया। 6ठी बार सिक्कों पर सजा देने आया था, लेकिन सिख बेचारे जीतने नहीं दिया, असफल होकर के वापस जाना था। 7वीं और अंतिम बार भी सिखों से जीत नहीं पाया वो। सिखों को पता था कि एक दिन इसके बारे में पढ़ाया जाएगा हमारे ही जगह से, तो अपनी इज्जत सुरक्षित रखी जाए। अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई? अब आपको पता चल गया होगा कि मुगल डिक्लाइन क्यों किए, मुगल एम्पायर डिक्लाइन क्यों किया। पार्टी सिस्टम एट किंग कोर्ट, दलबंदी, अंकुटबाजी। तुरानी, अफगानी, ईरानी, हिंदुस्तानी अलग अलग दल थे। तुरानी ट्रांसऑक्शियाना से आए थे, मध्य एशिया से। मोहम्मद अमीन खां, चिनकिलिच खां, निजामुल मुल्क, ये सब तुरानी दल के थे। अफगानी फारस और खुरासान से आए थे, बंगश, मोहम्मद खां, ये सब। ईरानी दल के लोग शिया थे, अफगानी दल के लोग सुन्नी थे। तो सादत खां, इशाक खां, जुल्फिकार खां, सब ईरानी थे। कुछ लोग भारत में बहुत पहले से आकर के बस गए थे, भूल गए थे, आधार कार्ड ही गुम हो गया था कि वो किस दल के हैं, तो इन्होंने हिंदुस्तानी मुस्लिम दल बना लिया। अब ये सब केवल अपने अपने गुट के नाम पे लड़ते रहते। हिंदुस्तानियों को राजपूत, जाट और हिंदू समर्थन करते थे। हिंदुस्तानियों के नेता निकले सैयद बंधु। सैयद बंधु के बारे में अभी तक हमने डिटेल में पढ़ा है। अब इन दलों ने बादशाह के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उनको कठपुतली बनाने की साजिश की।
और बादशाह कठपुतली बना ही। मुगल लीडर्स जो है चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से पतित हो गए थे। जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब इन रियल सेंस दे वर एम्परर। और मुगल सरदार भी उच्च कोटि के थे उस जमाने में, टैलेंटेड थे। लेकिन बैरम खां, मुनीम खां, मान सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह, मुजफ्फर खां, खान खान, अब्दुल रहीम, एतमादुद्दौला, महावत खां, आसिफ खां, ये सब ऐसे लोग हुए जिन्होंने मुगल एम्पायर को खड़ा किया था। बाद में ये सरदार अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से काम करने लगे, जैसे सैयद अली, हुसैन अली, मोहम्मद अली, निजामुल मुल्क। ये सब योग्य तो थे लेकिन स्वार्थी थे। झूठ, मक्कारी, चापलूसी, अपने हित का पूर्ति। तो इनका जो चारित्रिक पतन था, मुगल एम्पायर का पतन बन गया। दूसरा, मराठा शक्ति उदित हुई और ये कभी मुगलों ने इनसे दोस्ती नहीं साधी, हमेशा लड़ते रहे। दलों और उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। हिंदुस्तानी, तुरानी, अफगानी, ईरानी। इसके अलावा सेना की दुर्बलता। मुगलों के पास अपनी कोई स्थायी सेना ही नहीं, मनसबदारों पर निर्भर है। और मनसबदार अवसर मिलने पर सम्राट को धोखा देने से नहीं चूकते। मनसबदार ही वेतन देते हैं, शाही राजकोष से सीधा वेतन नहीं मिलता। सैनिकों और सम्राट में कोई सीधा संबंध ही नहीं था। तो सैनिक मनसबदारों के प्रति भक्ति रखते थे, सम्राटों के प्रति रखते ही नहीं थे। एक तरह से मनसबदारी सिस्टम भी इसके डिक्लाइन का कारण बना। सेना की निर्बलता। और अंग्रेजों की सेना बड़ी ही स्ट्रांग थी, उनके पास आधुनिक तकनीकी थी। धार्मिक कारण औरंगजेब ने सारा सारा कारण पैदा कर दिया था। इसी धार्मिक असहिष्णुता ने सतनामी, राजपूत, सिख, मिंदोल, मराठा, इन सबको शत्रु बना लिया। अब ये सारे मिलकर के इकोनॉमिक रीजन बन गए। केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी तो प्रांत स्वतंत्र हो गए। जहां से बेनिफिट आता था वो राज्य ही स्वतंत्र हो गए, तो बेनिफिट आना बंद हो गया। राज्य की स्थिति दुर्बल हो गई। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम क्या हुआ? मुगल साम्राज्य दुर्बल हुआ, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ, अंग्रेज चिंतित हुए, उपरोक्त सभी कुछ हो गया। मुगल साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली के परिणाम स्वरूप दुर्बल नहीं हुआ था, पहले से ही दुर्बल था। अंग्रेज नहीं चिंतित हुए, अंग्रेजों को क्या लेना देना। सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। यस। डिफिशियंसी ऑफ नेशनलिज्म। बिपिन चंद्र कहते हैं कि उत्तर मुगल काल में भारतीयों में राजनीतिक राष्ट्रीयता थी ही नहीं, मातृभूमि की भावना ही नहीं थी, देश प्रेम था ही नहीं। तत्कालीन अर्थव्यवस्था, सामाजिक संबंध, जाति व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली ऐसी थी जिसमें भारतीय समाज की एकता और राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव संभव ही नहीं था। और भी बहुत सारे हिस्टोरियन है, जैसे सतीश चंद्रा पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट मुगल कोर्ट में लिखते हैं कि मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था डिक्लाइन कर गई, ये कारण है। इरफान हबीब लिखते हैं कि कृषि व्यवस्था, कृषि संकट उत्पन्न हो गया। विलियम आर्विन ने द आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स में लिखा है सैनिक अक्षमता। प्रोफेसर अहमद सिद्दीकी ने लिखा है शासकीय राजनीतिक आर्थिक दुर्बलता। जदुनाथ सरकार ने फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में सैनिक और राजनीतिक दुर्बलता को कारण बताया है। मतलब जो भी सोचो वही कारण है। सतीश चंद्रा पार्टीज एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न नेताओं, हिस्टोरियंस के विचार हैं। तो ये था आपका डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। और ये लीडर बोर्ड है। संदीप फर्स्ट, प्रीति सेकंड, शिव कुमार थर्ड, पवन, संदीप, आदर्श, अनमोल, तनिका, सुशील और पिंकी। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं। आज डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास शुरू होगी 9 बजे से, तो 9 बजे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।